everybody. So now we will be doing income tax, right? Income tax में we will be starting with clubbing of incomes. Just wait. So class, we have an Income Tax Act, right? Income Tax Act 1961, right? So ये हमारा act है जो इंडिया में applicable है for all the taxation that happens on the incomes, right? So this act is divided into 22 chapters. अगर मैं पूरा act देखूं तो ये 22 chapters में divided है. So इसके अंदर एक clause है, that clause is aggregation of incomes. So, aggregation of income, right? So under aggregation of income, ये भी एक chapter है. Under aggregation of income, these are subdivided into two types. Right? Aggregation of incomes are subdivided into two types. That is deemed incomes. Deemed incomes and clubbing of incomes. So मैंने अभी तक आपको क्या बताया? That we have an income tax act in our country, that is Income Tax Act 1961, that is divided into 22 chapters, right? उसमें से एक chapter है aggregation of income का, वो subdivided है दो chapters में, that is deemed incomes and clubbing of incomes. If I show you, so this is our chapter number 5, which is clubbing of income under Income Tax Act 1961. So ये Income Tax Act की PDF है और इसमें जो clubbing of income है, जो clubbing of income है, ये वाला हमारा जो portion है, that is covered under chapter number 5 of the Income Tax Act 1961, right? So let us start clubbing of income. Deemed incomes हम बाद में करेंगे. So, starting with clubbing of incomes. Now, listen to me very, very carefully. Income Tax Act जो बनाया गया है ना students, the Income Tax Act, उसका basically एक ही purpose है that government को जो भी income एक individual, एक firm, एक company कमाती है, right, उसके ऊपर taxation करना है for all the resources जो हमारी गवर्नमेंट रिसोर्स देती है, हमारे को लैंड दिया है, मशीन दिया, हमने उससे पैसा कमाया है, तो इट इज लाइक पेइंग बैक टू द गवर्नमेंट, राइट? बट ये तो हो गया गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव. अगर मैं देखूं इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव, सो इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव हमेशा क्या होता है कि हमने अपना इनकम टैक्स की जो पेनल्टी है वो कम करनी है. मुझे इनकम टैक्स ज्यादा नहीं देना है, मुझे कम देना है, राइट? गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आती है एंड इंडिविजुअल्स ने तो हमेशा कम ही करनी होती है अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटीज, राइट? अब जब मैं बात करती हूँ कि मुझे कम करनी है अपनी लायबिलिटीज इनकम टैक्स की, तो उसमें चार चीजें आती हैं, राइट? वो कौन कौन सी? एक होता है if I talk about from an individual point of view, right? So there is tax avoidance, ये number 1 है, right? Then on number 2, I have tax evasion. ठीक है? Then on number 3, I have tax deductions. Right? Then on number 4, I have
टैक्स एग्जम्पशंस। राइट, अब देखो मैंने आपके सामने 4 चीजें लिखी हैं, टैक्स अवॉइडेंस, राइट, टैक्स इवेजन, टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स एग्जम्पशंस। अब गवर्नमेंट को भी समझ में आता है कि एक इंडिविजुअल अपने सारी इनकम पर टैक्स क्यों दे, राइट। अगर हम पर्सन इज अर्निंग 10 लाख रुपीज तो उसमें हार्ड वर्क भी लग रहा है, ठीक है, मेहनत लग रही है, उसकी स्किल्स लग रही हैं, उसकी पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई के पैसे उन्होंने दिए थे, उनके उसके ऊपर आज उसको जॉब मिली है तो वो पैसे कमा रहा है, राइट। तो ये गवर्नमेंट भी समझती है। तो गवर्नमेंट ने हमारे को जो लीगली टैक्स को बचाने के लिए जो आप कह लो क्लॉजेस दिए हैं वो ये हैं, टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स एग्जम्पशन। डिडक्शन का मतलब क्या है, हमारी इनकम में कुछ चीज ऐड हो जाती है पहले और हम एंड में उसको डिडक्शन के अंडर क्लेम कर सकते हैं, मतलब पहले प्लस कर लो इनकम में फिर बाद में माइनस हो जाएंगी, राइट। एग्जाम्पशन का क्या है, एग्जाम्पशन में कुछ चीजें ऐसी हैं गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कमा भी रहे हो यू कैन ऑलवेज अवेल एग्जाम्पशंस, मतलब आप माइनस कर सकते हो उन चीजों को, आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, ना आप ऐड करो ना माइनस करो, नील इफेक्ट है, राइट। बट जब एक इंडिविजुअल टैक्स अवॉइडेंस पर चले जाता है, अवॉइडेंस मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इनकम है पर टैक्स नहीं देना, अवॉइड करना है, या इवेजन करना है, मतलब इवेजन का मतलब इनकम शो ही नहीं कर रहा, अवॉइडेंस का मतलब टैक्स नहीं देना, इनकम शो कर दी पर कम शो कर दी, राइट। इवेजन का मतलब बिल्कुल भाग ही गया, टैक्स दिया ही नहीं, इनकम शो ही नहीं की। तो ये दोनों चीजें जो हैं दीज आर इलीगल, राइट, ये दोनों चीजें हैं वो लीगल है। जब एक इंडिविजुअल इन दोनों चीजों के ऊपर प्ले करना शुरू कर जाता है तो देन इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जिसमें चैप्टर नंबर 5 है एंड दैट इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल की इनकम ज्यादा हो गई है एक साल में, राइट। अब ज्यादा हो गई है इनकम तो आपको पता है जैसे जैसे टैक्स स्लैब में हम ऊपर बढ़ते रहते हैं हमारा जो रेट है वो भी फ्लैट ऊपर बढ़ता रहता है, राइट। तो इसमें इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि अपनी जो इनकम है वो अपने बहुत ट्रस्टवर्दी रिलेटिव्स को दे देते हैं, ठीक है, मतलब बहुत खलेरा डाल लेते हैं अपनी इनकम का, राइट। अब ट्रस्टवर्दी कौन होगा, स्पाउसेस, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, और पेरेंट्स, राइट, और ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रन, राइट। आजकल तो जो हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प्स हैं उनके नाम पर भी एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, इनकम को ट्रांसफर किया जाता है कि ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी डोमेस्टिक हेल्प की इनकम है, राइट। तो जब एक इंडिविजुअल अपनी इनकम का बहुत खलेरा डाल लेता है, बहुत ट्रांसफर्स करना लग जाता है कि ये मेरी इनकम नहीं है, मेरे वाइफ की है, मेरे हस्बैंड की है, मेरे बच्चे की है, राइट, मेरे पेरेंट्स की है, तो उस केस में क्लबिंग ऑफ इनकम करनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आ रही है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये चीज समझ में आ रही है कि वो टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन के लिए ये चीज कर रहे हैं और विच इज प्योरली इलीगल, राइट। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद व्हाट डू वी मीन बाय क्लबिंग ऑफ इनकम्स, राइट। सो क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स एक इंडिविजुअल है, सो क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स एक मिस्टर एक्स है, राइट, वो मिस्टर एक्स की कोई इनकम बनती है फॉर एग्जांपल 1 करोड़, एंड वो 1 करोड़ के ऊपर टैक्सेबल इनकम है उनकी 1 करोड़, वो उस 1 करोड़ के ऊपर टैक्स नहीं देना चाहते तो इन्होंने क्या कर दिया, अपनी इनकम को बांटना शुरू कर दिया। बांटा ऐसे नहीं बस इनकम टैक्स के लिए बांटना शुरू किया, बाकी सारा कंट्रोल इनके हाथ में ही है, इनके पास ही है वो इनकम, बस दिखाने के लिए अपने स्पाउस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, मतलब मिसेस एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, कुछ अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी मिस्टर ए, कुछ अपनी बेटी की अकाउंट में ट्रांसफर कर दी मिस बी, लाइक वैसे कंट्रोल इनके पास ही है, बस शो करने के लिए ये चीज की। तो फिर क्लबिंग ऑफ इनकम करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं जी आपकी ही ये इनकम है, आपको ही टैक्स देना पड़ेगा, आपकी इनकम में ही ये सारी क्या हो जाएंगी दोबारा से ऐड, मतलब जो आपने अपनी इनकम का खलेरा डाला था कि ये इसकी इनकम है, ये इसकी इनकम है, ये इसकी इनकम है, मेरी इनकम नहीं है, तो वो दोबारा से आपकी में ही ऐड हो जाएगी, राइट। नाउ टॉकिंग ऑन द सेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो हमारे को बताते हैं कि हमने क्लबिंग ऑफ इनकम करनी है या नहीं करनी है। सो दीज आर द सेक्शन 60 टू सेक्शन 64। सो ये हमारे सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 60 टू सेक्शन 64 हमारे को ये बताते हैं कि हमारे को कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमारे को एक इंडिविजुअल की इनकम क्लब करनी पड़ती है टू द पर्सन हु इज द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली, राइट।
Yes or no? Now let us talk about the first section now. पहले सेक्शन की बात करते हैं अब हम, सेक्शन नंबर 60 की. Talk about section 60. Now what the section says, let us read from the income tax PDF, right? It says transfer of income. It says transfer of income, very very important word, where there is no transfer of asset. Asset नहीं ट्रांसफर किया, उस एसेट से जो इनकम कमा रहे थे वो ट्रांसफर करती. So let us read. All income arising to any person by virtue of a transfer, whether revocable or not. So एक और terminology आ गई, revocable, and whether effected before or after the commencement of this act, shall, where there is no transfer of assets from which the income arises, be chargeable to the income tax as the income of the transferor and shall be included in his total income. हमारे को कुछ समझ तो आया नहीं होगा, right? But it is a very very simple point. बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर the terminology is transfer of income and there is no transfer of assets, right? इसका मतलब क्या है? Let us learn. अब ये कहता है कि क्या किसकी ट्रांसफर हुई है? The transfer is of only and only income and no transfer of asset. एसेट को ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इनकम को ट्रांसफर कर दिया. अब ये सेक्शन हमारे को क्या बताता है? Now, ये सेक्शन कहता है कि अगर एक टैक्स पेयर, इफ अ टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, इफ अ टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, राइट, और उस टैक्स पेयर के पास कोई एसेट है, कोई घर है या राइट, कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई लैंड पड़ा है, कोई एसेट है, राइट, उस टैक्स पेयर के पास. अब उसकी ओनरशिप मतलब रजिस्ट्री, उस एसेट की ओनरशिप मतलब उस एसेट की जो रजिस्ट्री है वो इसी बंदे के पास ही है, क्योंकि ट्रांसफर हमने एसेट का तो करना नहीं. ओनरशिप इज विद द ट्रांसफरर ओनली, बट क्या किया, उस एसेट से जो उस साल इनकम आई, फॉर एग्जांपल कोई घर पड़ा था, कोई हाउस प्रॉपर्टी पड़ी थी, रजिस्ट्री मिस्टर एक्स के नाम पर ही है, घर मिस्टर एक्स का ही है, अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी से भागने के लिए उन्होंने जो रेंटल इनकम आई उस घर की वो ट्रांसफर कर दी अनदर पर्सन को. सिर्फ इनकम वो ट्रांसफर कर दी अनदर पर्सन को. फॉर एग्जांपल मिसेस एक्स अपनी वाइफ को ही ट्रांसफर कर दी, राइट, कि ये मेरी इनकम नहीं, मेरी वाइफ की इनकम है और मेरी वाइफ हाउसवाइफ है, राइट, सो टैक्स बच जाएगा, राइट. अगर ऐसा कुछ किया है, प्लस एक हमने और वर्ड पढ़ा था यहाँ पर, बी इट रेवोकेबल, राइट, बी इट रेवोकेबल or irrevocable, then the income would be taxed in the hands of transferor. अब revocable और irrevocable हमारे को नहीं समझ में आया होगा. So what do we mean by revocable? Revocable का मतलब होता है What do we mean by revocable? Revocable का मतलब होता है an intention to retransfer. An intention to retransfer मतलब क्या है? वापस ले लेना, वो इनकम वापस ले लेना. कैसे? अब मिस्टर एक्स ने कहा अपनी वाइफ को कि ओके रेंटल इनकम आने वाली है हमारे को 12 लाख रुपया, 1 लाख महीना पर, ठीक है, तो 12 लाख रुपया आएगी तो मैं आपके अकाउंट में डलवा दूंगा वो इनकम. बट जब मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी जाएगी, राइट, सारा कुछ हो जाएगा, मैं इनकम टैक्स भर दूंगा, तब आप अपने अकाउंट से मुझे वो इनकम सारी की सारी मेरे अकाउंट में डलवा देना, क्योंकि मुझे वो पैसे चाहिए. आप मुझे वापस कर देना वो इनकम,
अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना दोबारा से, क्योंकि मुझे वो पैसे चाहिए, राइट, वापस ले लेना, दैट इज रेवोकेबल। अब चाहे वो ट्रांसफर रेवोकेबल है या इररेवोकेबल है, मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स ने क्या किया कि अपनी वाइफ को बोला कि भाई ठीक है 12 लाख रुपए आएगा आपके अकाउंट में, वो आप अपने ही पैसे समझो, वो आप अपने ही पैसे समझो, मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है, दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। अब आप उस पैसे के साथ एंजॉय करो, वट एवर यू वांट टू बाय यू मे बाय, राइट। मतलब क्या है, इररेवोकेबल का मतलब है कि परमानेंट ट्रांसफर कर दिया मिसेस एक्स के अकाउंट में वो पैसा, मिसेज एक्स के अकाउंट में वो पैसा, राइट। आप मेरी तरफ से आपको वो गिफ्ट है, मिस्टर एक्स अपनी वाइफ को बोल रहे हैं दैट परमानेंट मैंने आपके अकाउंट में डलवा दिया, जो मर्जी करो उस पैसे का, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा भी होता है, मतलब या तो रेवोकेबल है या इररेवोकेबल है वो इनकम, मतलब मिस्टर एक्स वापस लेंगे वो पैसा या नहीं लेंगे, बट रजिस्ट्री आज भी, बट रजिस्ट्री जो है, राइट, वो आज भी किसके नाम पर है, वो आज भी मिस्टर एक्स के नाम पर है। सो देन दैट इनकम वुड बी एडेड और वुड बी क्लब्ड to the income of Mr. X only and not of Mrs. X, right? So Mr. X में जो ट्रांसफरर थे, he was the transferer of that income, right? उनके अकाउंट में ही वो इनकम ऐड करती जाएगी and then we will calculate the income tax on his income, right? Now अब इस सेक्शन 60 में वो एक टर्मिनोलॉजी बताता है मुझे कि सेक्शन 60 में the word is person, ट्रांसफर टू अ पर्सन। अब पर्सन के अंदर कौन कौन आता है, स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ एंड वाइफ के लिए हस्बैंड, बोथ वे इट वर्क्स, राइट। देन ब्रदर, देन सिस्टर, देन डॉटर इन लॉ, मेजर और माइनर चाइल्ड, अपने ही बच्चे, चाहे वो 18 से अबव हैं, चाहे वो 18 से बिलो हैं, और टू अ वेरी डियर फ्रेंड। क्योंकि ये चीज मैं कब करूंगी, ये चीज कोई भी इनकम टैक्स पेयर कब करेगा, जब वो अपने किसी बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करेगा, तभी तो हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, क्योंकि मुझे पता है वो कहीं भागने वाला नहीं है, मैं ऐसे बंदे के अकाउंट में थोड़ी ट्रांसफर कर दूंगी, मुझे पता ही है कि उसने भाग जाना, मुझे पैसे नहीं देने। सो इसमें जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है वो है स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, अ वेरी डियर फ्रेंड, ठीक है, जिनके साथ आपका क्लाइंट का या सप्लायर जैसा रिलेशनशिप है, देन मेजर एंड माइनर चाइल्ड। सो ये चीजें आप पूछोगे कि मैम ये चीजें डिटेक्ट कैसे होती हैं, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब नहीं है, पहले था, अब नहीं है, बिकॉज ऑल आर पैन कार्ड्स, ऑल आर आधार कार्ड्स, ऑल आर बैंक अकाउंट्स, एवरीथिंग इज लिंक्ड, राइट। तो जो भी अगर बड़ी ट्रांसफर ऐसे इंटर फैमिली में ही हो रही है, इंटर फैमिली ट्रांजेक्शन हो रही है, तो पता लग जाता है, राइट। बट यस, जिन्होंने टैक्स बचाना है वो बचा भी लेंगे। आई होप इट इज क्लियर दिस पॉइंट, राइट। सो इसमें आई टेक एन एग्जाम्पल, तो इसमें अगर मैं आपको समझाना हो एक एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। सो एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर एक्स है, राइट। उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पर दी है, राइट। और उनकी जो रेंटल इनकम आती है वो 50,000 रुपीज आती है पर एनम, साल की, क्योंकि इनकम टैक्स हम एक साल का भरते हैं, राइट। तो 50,000 रुपीज आती है। तो उन्होंने क्या कहा अपनी वाइफ को, मिसेज एक्स को, कि सारा पैसा आप अपने अकाउंट में डलवा लेना, राइट। और जो टेनेंट था, मतलब जो रेंट पर रहने आया था, उसको भी मिसेस एक्स का ही अकाउंट का नंबर दिया कि आप इनके अकाउंट में ही सीधा ट्रांसफर कर दो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तो फिर भी रजिस्ट्री तो मिस्टर एक्स के नाम पर ही है ना, रजिस्ट्री तो इनके नाम पर ही है, उससे जो आप पैसा कमा रहे हो, इनकम कमा रहे हो, रेंट, वो चाहे आपने मिसेस एक्स के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करा दिया, फिर भी दिस वुड बी क्लब्ड इनटू द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स ओनली, right? I hope I'm very clear with this first point, that is section number 60. Now moving on to the next section, section number 61.
सेक्शन नंबर 61। अब सेक्शन 61 क्या बोलता है मुझे? दैट इज रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इनकम की बात हुई नहीं, इसमें हमने बोल दिया रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। नाउ लेट अस सी। दिस इज सेक्शन नंबर सो हियर। अब इसमें कीवर्ड था इनकम, इसमें कीवर्ड है दो, एक तो रेवोकेबल, राइट, और एक एसेट। दो चीजें, इसमें इनकम की बात नहीं हो रही है सेक्शन नंबर 61 में। वो कह रहा है दो चीजें पे हमने ये सेक्शन बनाया है, सेक्शन नंबर 61। वन इज रेवोकेबल एंड वन इज एसेट, right? Let us read that all the income arising to any person by virtue of a revocable transfer of assets shall be chargeable to income tax as the income of the transferor and shall not be included and shall be included in his total income, right? अब उसमें कहने का मतलब क्या है वो हम समझते हैं, right? अब इसमें वो क्या कह रहा है, एक रेवोकेबल ट्रांजेक्शन हो। अब रेवोकेबल का मतलब मैंने आपको समझा दिया। रेवोकेबल का मतलब है कि वापस ले लेना, वो इनकम या सॉरी इनकम की तो बात ही नहीं हो रही, वो एसेट हम वापस ले लेंगे। हम मतलब जो ओरिजिनल टैक्स पेयर है वो ये जो एसेट है वो वापस ले लेगा, राइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी के लिए तो रजिस्ट्री मिसेस एक्स के नाम पर करा दी, पर 3 साल के बाद मिस्टर एक्स उसके ओनर बनने वाले हैं और ये पहले से डिसाइडेड था, राइट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, होल और पार्ट। मतलब क्या है, चाहे सारी प्रॉपर्टी का वापस ले लें, चाहे उसमें से कुछ पार्ट वापस ले लें, पर वापस जरूर लिया जाएगा। इसमें मैंने क्या बोला कि रेवोकेबल ट्रांजैक्शन होगी, मतलब मिस्टर एक्स अपनी प्रॉपर्टी वापस लेंगे मिसेस एक्स से, चाहे आज मिसेस एक्स के नाम पर रजिस्ट्री हो चुकी है, चाहे डायरेक्टली वापस लें चाहे इनडायरेक्टली वापस लें, मतलब किसी मिडिलमैन को बीच में डालें और फिर उसके नाम पर ट्रांसफर करें, फिर मिस्टर एक्स अपने आप पर ले, चाहे होल में चाहे पार्ट में, मतलब चाहे सारी की सारी प्रॉपर्टी वापस ले लें चाहे कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वापस ले लें, राइट। So such a kind of transaction would be included in the income of Mr. X only and not of Mrs. X. Such a kind of transaction would be included in the income of Mr. X only and not of Mrs. X. मैंने क्या बोला कि एक रेवोकेबल ट्रांजैक्शन होगा, वो भी एसेट का, मतलब यहाँ पे इनकम की तो बात ही नहीं, हमने एसेट की रजिस्ट्री ही किसी पर्सन पर कर दी अपनी फैमिली में, रेवोकेबल है, वापस ले लिया जाएगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे होल में चाहे पार्ट में, राइट। अब इसका मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ एक चीज। So what does it say? It says, right? It says that मिस्टर ए है कोई, राइट, एंड ये मिस्टर बी है, ये इनके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि ये आपस में बिजनेस पार्टनर्स भी हैं एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। अब ये इनको कहते हैं कि मैं एक प्रॉपर्टी बाय करना चाहता हूँ, एक हाउस प्रॉपर्टी, पर अगर मैंने बाय कर दी तो मुझे इनकम शो करनी पड़ेगी, राइट। तो आप ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर ले लीजिए, आपके बैंक अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन होगी, मैं आपको पैसे दूंगा आपके बैंक अकाउंट में, राइट, आप आगे वेंडर को देना और रजिस्ट्री भी आप करवा लेना। बट मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि 3 साल के बाद मेरी इनकम उतनी नहीं होगी, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, आप 3 साल के बाद मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस कर देना। और फॉर एग्जाम्पल इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है कि हाउस प्रॉपर्टी ले रहा है कोई बंदा किसी अपने फ्रेंड के नाम पर, तो बहुत डियर फ्रेंड होगा, राइट, आपस में अकाउंट्स भी शेयर करते होंगे, बैंक अकाउंट्स भी पता होंगे एक दूसरे के। तो मिस्टर ए ने पैसे दिए मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने उस वेंडर के साथ डीलिंग करी और वो प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर बी ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करा ली ऑन द कंडीशन दैट 3 साल के बाद वो रजिस्ट्री यहाँ जाएगी, एंड वो प्रॉपर्टी कर दी रेंट आउट, और वो प्रॉपर्टी कर दी रेंट आउट।
तो इन दिस केस मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हमारे सारे पैन कार्ड एंड आधार कार्ड आर लिंक्ड, सो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन अगर हो रही है तो मतलब ये इनडायरेक्ट परचेज मिस्टर ए का ही है, मिस्टर बी का नहीं है। प्लस वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रिवोकेबल लिखा भी हुआ है कि 3 साल के बाद मिस्टर ए वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम पर करा देंगे। तो आज से ही ये रेंटल इनकम मिस्टर ए के नाम पर ही कैलकुलेट की जाएगी, इन्हीं के ही टोटल इनकम में वो इनकम ऐड कर दी जाएगी। यस, ये चीज डिटेक्ट करना मुश्किल है, टियरसम है, पर हो जाता है, राइट। पर जिसने नहीं डिटेक्ट करवानी उसका निकल भी जाता है, राइट। तो लूप होल सब एक्ट में होते हैं, इस एक्ट में भी है। तो इसमें क्या है कि मिस्टर ए के अकाउंट में आज से ही रेंटल इनकम ऐड कर दी जाएगी, राइट। सो दिस इज सेक्शन नंबर 61। और इसी सेक्शन के अंदर ना, अब देखो इसी सेक्शन के अंदर सेक्शन नंबर 63 डिफाइन कर दिया गया है, राइट। अगर मैं देखूं सेक्शन नंबर 61 के लिए एक नया सेक्शन बनाया गया, सेक्शन नंबर 61 को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया सेक्शन बनाया गया जिसको बोलते हैं सेक्शन 63। सेक्शन 63 में कुछ नहीं है, बस डिफाइन किया गया है ट्रांसफर को, एक रेवोकेबल ट्रांसफर को। और ट्रांसफर मैंने आपको अभी समझाया, रेवोकेबल ट्रांसफर कि अ ट्रांसफर वुड बी डीम्ड एज रेवोकेबल, मतलब वापस ले लिया जाएगा इफ इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर रीट्रांसफर, मतलब मैं वापस ले लूंगी अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, होल या पार्ट, जैसे मर्जी, राइट। और अगर ये भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इस केस को मैं दूसरे पॉइंट से व्यू से देखूं, मिस्टर ए ने क्या किया, आज मिस्टर बी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, आज मिस्टर बी को बोल दिया ठीक है आपके पास पैसे हैं, आप मेरे लिए प्रॉपर्टी ले लो, अपने नाम पर ही रजिस्ट्री रखना, 3 साल के बाद मैं आपको पैसे दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ले लूंगा, राइट। बट ये प्रॉपर्टी किसको रेंट आउट होएगी, राइट। ये प्रॉपर्टी किसको रेंट आउट होगी, कितने में होगी, वो सारी पावर और कंट्रोल मिस्टर ए ही चला रही, किसको प्रॉपर्टी देनी है, फैमिली को देनी है, पीजी बनाना है, उस प्रॉपर्टी का जो भी है वो सारे डिसीजन मिस्टर ए ही ले रहे हैं और आज से ही ले रहे हैं। तो देन ऑल्सो दिस इज डीम्ड एज अ रेवोकेबल ट्रांसफर, क्योंकि प्रॉपर्टी को बी की है, रजिस्ट्री बी की है, तो ए क्यों पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ए क्यों डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो यही चीज है दैट इफ इट एनी वे गिव्स द ट्रांसफरर राइट टू रीअज्यूम पावर, पावर में है वो उस प्रॉपर्टी के, देन ऑल्सो इट विल बी इंक्लूडेड इन दी an income of Mr. A only, right? So एक छोटा सा सेक्शन है that is section number 62, वो भी हम कर लेते हैं। राइट। सो एक छोटा सा सेक्शन इसमें और ऐड कर दिया गया है, सेक्शन नंबर 61 के बाद सेक्शन नंबर 61 की एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 63 में दी गई है। और एक छोटा सा सेक्शन है सेक्शन नंबर 62, वो पढ़ लेते हैं। इसमें वो कह रहा है दैट ट्रांसफर इज इररेवोकेबल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, राइट। नाउ इसमें उसने कहा है कि ट्रस्ट के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, ट्रस्ट
पहले हम पढ़ लेते हैं. The provisions of section 61 shall not apply to any income arising to any person by virtue of a transfer by way of trust which is not revocable during the lifetime of the beneficiary, and in any case of any other transfer which is not revocable during the lifetime of the transferee. अब इसमें वो कहना क्या चाह रहा है सेक्शन नंबर 62 में. वो कह रहा है कि कोई इररेवोकेबल ट्रांजैक्शन हो रही है या ट्रांसफर हो रही है. अब इररेवोकेबल का मतलब क्या है? मुझे वो प्रॉपर्टी एसेट वापस नहीं चाहिए. मुझे वो एसेट वापस नहीं चाहिए. राइट. सो अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी ट्रांसफरर है, फॉर एग्जांपल एक्स है, वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और वो इररेवोकेबल है. इररेवोकेबल मतलब एक्स को वो प्रॉपर्टी वापस नहीं चाहिए, एक्स को अपने नाम पर उसकी रजिस्ट्री नहीं चाहिए किसी भी टाइम पर. राइट. सो इसमें इनकम क्लब नहीं होगी और बी की इनकम में ही उस सारी एसेट का जो इनकम है वो ऐड होगा. मतलब ये जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होगी ना जो प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं, एक जना बेचता है, वन इज द बायर एंड वन इज द सेलर. राइट. तो ये सेलर है, ये बायर है, इसने इसको प्रॉपर्टी बेच दी, पर कोई रेवोकेबल ट्रांजेक्शन नहीं है. ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, ये कोई एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स नहीं है, ये कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है. राइट. लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी. राइट. कोई बिजनेस पार्टनर्स नहीं है. तो यस, फिर बी के अकाउंट में ही उसको हम इनकम ऐड करेंगे और उसी में ही हम उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. राइट. ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है. सेक्शन नंबर 62 में ये इसलिए डाला गया ताकि सेक्शन नंबर 61 के साथ कंफ्यूजन ना हो. क्योंकि सेक्शन नंबर 61 कह रहा है रेवोकेबल ट्रांसफर, इसमें हम कह रहे हैं इररेवोकेबल. तो ये इररेवोकेबल मतलब जो नॉर्मल प्रॉपर्टी डीलर्स ट्रांजैक्शन करते हैं. राइट. Moving on to the next. सेक्शन 62 पढ़ लिया हमने. सेक्शन 63 मैंने आपको करा दिया है या कि ये 60 नंबर सेक्शन नंबर 61 का ही एक्सप्लेनेशन है. Now moving on to the this section, that is section number 64, a very important section. Right. इसमें हम सबसे पहले सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 2 करेंगे. अब ये कह रहा है कि इनकम ऑफ इंडिविजुअल टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड. राइट. In computing the total income of any individual, there shall be included all such income as arises directly or indirectly. अब सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 2 करेंगे. Right. It says to the spouse of such individual by way of salary, commission, fees, or any other form of remuneration, whether in cash or in kind, from a concern in which individual has a substantial interest. Right. Now उसके एक clause भी add किया गया, एक condition add कर दी गई है, that provided that nothing in this clause shall apply in relation to any income rising to the spouse, where the spouse possesses technical or professional qualifications and the income is solely attributable to the application of his or her technical or professional knowledge and experience. ठीक है. बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ है छोटे छोटे clauses में. So let us understand this. Right. So here I'll talk about section number 64 and section number 64 में हम बात करेंगे subsection 1 and clause 2. अब ये कहना क्या चाह रहा है इसमें वो हम थोड़ा समझते हैं. It says that if there is any remuneration, अब remuneration हम आगे समझते हैं क्या होता है. Received by spouse from a concern in which the other spouse has a substantial interest. देखो इसमें क्या लिखा है.
इसने कहा any remuneration received by a spouse from a concern in which the other spouse has a substantial interest, right? So what does it say? सबसे पहले इसमें आता है remuneration word. सबसे पहले इसमें आता है remuneration, right? Now what is remuneration? Either remuneration होती है salary या fees या commission, या होगा सैलरी या फीस या कमीशन होगा रेम्युनरेशन, है ना? अब स्पाउसेस की अगर मैं बात करूं तो हस्बैंड के लिए वाइफ इज अ स्पाउस एंड वाइफ के लिए हस्बैंड इज अ स्पाउस, राइट? नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. It says that if the taxpayer if the taxpayer is an individual, इंडिविजुअल है मतलब नॉर्मल इंडियन एसएससी है हमारे इनकम टैक्स 1961 के अंदर, राइट? दूसरी चीज से बोला है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस इंडिविजुअल का, मतलब इसका. अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को इनकम टैक्स एक्ट कैसे डिफाइन करता है? इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स है, या अगर मैं एग्जांपल लेने वाली थी मिस्टर एक्स एसआर के हैं, मिस्टर शाहरुख खान है, राइट? ये इंडिविजुअल. और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या है कि यहाँ तो एक कंपनी का इनके पास 20% शेयर है, 20% शेयर होल्डिंग के मालिक हैं ये, या तो ये 20% प्रॉफिट अर्न करते हैं उस कंपनी से. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. और वाला केस है ये, एंड वाला नहीं है, और वाला केस. वो कहते हैं कि टैक्स पेयर एक इंडिविजुअल होना चाहिए, प्लस उस टैक्स पेयर का फॉर एग्जांपल मिस्टर शाहरुख खान का उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में वो कहते हैं जी 20% शेयर होल्डिंग हो या तो मेरे पास, या मिस्टर शाहरुख खान के पास इस कंपनी के 20% शेयर होंगे, या 20% प्रॉफिट का हिस्सा होगा उनका. कुछ भी हो सकता है, राइट? मतलब प्रॉफिट का हिस्सा मतलब वो पार्टनरशिप में चल सकती है या कुछ भी हो सकता है, बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है, व्हाटएवर इट इज, राइट? और उनकी जो वाइफ है गौरी खान, मिस्टर शाहरुख खान की जो वाइफ है, उनकी स्पाउस हुई वो मिसेस गौरी खान, वो इस कंपनी में एम्प्लॉयड हैं. अब हो सकता है वो रोज जाते हैं काम पर, नहीं जाते हैं, उसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है. बस एक हमारे को शो हो गया डेटा कि वो मिसेस गौरी खान यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, राइट? एज यू कैन से मिसेस गौरी खान का जो अपना बिजनेस है वो इंटीरियर डिजाइनिंग का है, राइट? पर ये जो शाहरुख खान की कंपनी है, ये कंपनी प्रॉपर टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो इसमें वो आईटी हेड है, राइट? अब उनका तो इसमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो इंटीरियर डिजाइनर है, राइट? एंड द स्पाउस मतलब मिसेस गौरी खान हैज नो टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन. मतलब आईटी हेड बनने के लिए ना उन्होंने पढ़ाई की कभी जिंदगी में, ना उनका ये प्रोफेशन है, ना उनको वो काम आता है. समझो, टैक्स पेयर थे मिस्टर शाहरुख खान, उनकी एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, जो मर्जी कह लो आप, उसमें उनके पास 20% शेयर होल्डिंग है या 20% प्रॉफिट का हिस्सा है, राइट? उसमें उन्होंने अपनी वाइफ गौरी खान को एम्प्लॉय किया हुआ है. हो सकता है रोज वो काम पर जाते हैं, नहीं जाते, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. और उनको एम्प्लॉय किया एज एन आईटी हेड, राइट? और वो आईटी हेड की पोजीशन को संभालने के लिए ना उनमें वो टेक्निकल स्किल्स है, ना प्रोफेशनल स्किल है, ना उन्होंने कभी भी पढ़ाई की, कुछ नहीं किया उसके बारे में, राइट? सो देन दिस इनकम, जो भी वो इनकम है जो गौरी खान कमाएगी वहां से, क्योंकि एम्प्लॉय तो सैलरी तो विड्रॉ करेंगे ना, और सैलरी छोटी मोटी तो होगी नहीं, जो भी वो सैलरी विड्रॉ करेंगे it would be automatically added to the salary of Mr. SRK and not of Mrs. Gauri Khan. I hope I'm very clear with this point कि अगर ये चीज होती है, ऐसी कोई चीज हो रही है, तो ये मिस्टर शाहरुख खान की इनकम बन जाएगी, ये जितनी भी सैलरी विड्रॉ करेंगे, और ये गौरी खान की इनकम नहीं होगी. अब इसमें एक और पॉइंट है, देयर इज वन मोर पॉइंट टू दिस. एक तो ये हो गया केस. अब केस नंबर 2 करते हैं हम इसी के अंदर, सेक्शन 64 के अंदर ही केस नंबर 2 करते हैं. केस 2, व्हाट डज इट से? वो कहता है कि जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब यहाँ पर मिस्टर एसआर के एंड मिसेस गौरी खान का दोनों का ही एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है,
Mr. Shahrukh Khan and Mrs. Gauri Khan both have an substantial interest. ये केस नंबर 2 है, वो केस नंबर 1 था. मतलब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मैंने आपको अभी समझाया. यहाँ 20% क्या होगा? शेयर होल्डिंग. यहाँ 20% क्या होगा? प्रॉफिट में हिस्सेदारी. अगर दोनों का ही एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, राइट, एक कंपनी में, मतलब क्या है कि अब इस कंपनी में सिर्फ शाहरुख खान जी प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, इसमें 20% शेयर होल्डिंग SRK की है, और अब इसमें 20% शेयर होल्डिंग गौरी खान की भी है. मतलब दोनों को हमने कर दिया. पहले केस में हमने क्या किया था कि गौरी खान के पास शेयर होल्डिंग नहीं है, पर वो इम्प्लॉयड है, राइट. अब ये केस नंबर 2 कर रहे हैं, इसमें वही कंपनी है, 20% शेयर होल्डिंग मिस्टर SRK की है, प्लस 20% शेयर होल्डिंग मिसेस गौरी खान की भी है. दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, राइट. एंड दोनों ही रेम्युनरेशन या सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं. मतलब दोनों ही मिस्टर SRK या मिसेस गौरी खान दोनों ही अपने आप को एम्प्लॉय किया हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों ही सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं 12 महीने की, राइट. और कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, मतलब कभी पढ़ाई नहीं की. जो पोजीशन वो चेयर कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कोई ना टेक्निकल स्किल है, ना कोई नॉलेज है, राइट, ना वो काम आता है, ना हमने कभी उसके बारे में पढ़ाई की. वी डोंट हैव अ क्वालिफिकेशन टू इट, राइट. तो उस केस में क्या होगा कि दोनों स्पाउसेस की, मतलब मिस्टर SRK और मिसेस गौरी खान, क्योंकि वो एक्टर हैं और ये इंटीरियर डिजाइनर है, इन दोनों की पहले इनकम ऐड की जाएगी. ठीक है, कि पूरे साल में इन्होंने कितने पैसे कमाए, कोई मूवी की होगी, राइट, प्लस कोई प्रोडक्शन हाउस चला रहे होंगे. मिसेस गौरी खान ने हो सकता है कोई इंटीरियर डिजाइनिंग से पैसा कमाया हो, तो ये वाली इनकम अभी ऐड नहीं कर रहे. अभी सिर्फ इनकी अपनी अपनी इनकम ऐड कर रहे हैं. तो इनकी इनकम बनी साल की 10 लाख, इनकी इनकम बनी साल की 7 लाख. तो विच एवर इज ग्रेटर, तो ग्रेटर आ रही है SRK की इनकम, राइट. तो SRK की इनकम में ये दोनों की सैलरीज, दोनों की, आई एम सेइंग ये दोनों की सैलरीज, मतलब बोथ हस्बैंड एंड वाइफ की सैलरी जिस भी स्पाउस की ग्रेटर आती है उसमें ऐड कर दी जाएगी. कि हमारे को पता है कि इन्होंने इवेजन करने की कोशिश की थी, तो जितनी इनकम ज्यादा होगी उतना टैक्स स्लैब ज्यादा हो जाएगा, राइट. सो अगर ऐसी कोई चीज है तो पहले दोनों की इनकम को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, जिसकी इनकम ज्यादा आएगी उसमें ये वाली रेम्युनरेशन हम ऐड कर देंगे, और दोनों की ऐड होगी, हस्बैंड की भी ऐड होगी, वाइफ की भी ऐड होगी, right. So this was all about your section number 62, sorry, section number 64, subsection 1 and clause 2. इसके आगे we will continue tomorrow. And कोई भी doubts हो तो आप comment section में मुझे बता सकते हैं. I will clear all your doubts and all your queries over there. Thank you so much.